संजय चड्ढा, मुझे ये बताइए, जो यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं, एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं न्यायपालिका को भी, दैट दे शुड वॉक द टॉक। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले में जमानत दे देता है, और ये बात सही है, अभी आरोप मुक्त नहीं हुआ है सिद्दीक कप्पन, अभी सिर्फ जमानत मिली है, लेकिन वो जमानत 23 महीने बाद मिलती है। निचली अदालतों से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जमानत नहीं दी जाती है। तो अदालतें भी, फैक्ट्स वही हैं मामले के, और अलग अलग फैसले क्यों आते हैं? अदालतों को भी, न्यायपालिका को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा क्या? देखिए, इस मामले में अगर मैं बात करूं कप्पन के मामले में, तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो प्रोसिक्यूशन है वो ये नहीं पेश कर पाई कि क्या ये जो मटेरियल, सब्सटैंशिएटिंग मटेरियल पेश किया गया है, क्या ये किसी भी तरीके से यूएपीए को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या जो बातें उसमें लिखी हुई हैं वो एक आंदोलन जीवी जैसा आपने शब्द कहा उसके नहीं है चीजें। ये क्या पिक्चर हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई, ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। और अगर यही नॉर्मल कागज पेश किए गए थे तो यहां पे निश्चित तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये कोताही हुई है, ये कमी हुई है। आपके मैं कार्यक्रम में एक बार पहले भी हमने बेल एक्ट के बारे में बात की थी, और मैंने ये कहा था कि बेल क्योंकि हमारे देश में एक डिस्क्रिशनरी पावर है जजेस की, तो क्यों नहीं एक उसके ऊपर कानून की व्यवस्था बन जाए? क्यों नहीं एक, जैसे यूके है जहां से हम कॉमन लॉ लेते हैं, सारा हमारा लॉ वहीं से डिराइव्ड है, क्यों नहीं हम लोग ऑल्सो, वहां पे 100 साल से संदीप जी बेल एक्ट है, क्यों नहीं हम लोग एक बेल एक्ट बना लेते? खैर वो सवाल यहाँ पे है नहीं, बट एक बहुत अहम पहलू, नहीं, वो सवाल जुड़ता है, क्योंकि ये देशद्रोह का कानून गोरे ही छोड़कर चले गए और उन्होंने अपने देश में ये कानून निरस्त कर दिया। हमारे यहाँ अभी भी माथापच्ची चल रही है। ये लक्ष्मण रेखा का खेल तो देशद्रोह से जुड़ता है ना जी। देशद्रोह का कानून लग गया, सेडिशन लग गई, या यूएपीए लग गया, और आपको जेल में डाल दिया गया। आपने जो कार्यक्रम अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था वो बड़ा स्पष्ट था। देखिए कितने आपने आईटी एक्ट की 66A धारा के विषय में बताया, सेडिशन लॉ के। आपको एक बात बताना चाहूंगा, बड़ा स्तब्ध रह गया था जब ये मुझे पता चली थी, मैं वहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया कि ये जो सेडिशन के कानून में जो केदारनाथ 1962 का जजमेंट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि पब्लिक डिसऑर्डर हो, कोई पब्लिक वायलेंस हो, ये चीज है, तो कानून में क्यों नहीं लिखा गया? कानून में अभी भी वो 4 इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन है। तो मालूम है क्या जवाब आया था? कि वो एक ऊपर एक हाइफन लगा के नीचे लिखा गया है, उसको पढ़ नहीं पाते हैं। यही बिल्कुल सेम चीज 66A में भी कही गई थी कि कानून की व्यवस्था तो है कि ये वही चीज हट गया है, ये सेक्शन अब हट गया है, लेकिन कानून की किताबों में अभी भी लिखा है, नीचे हमने लिख दिया है कि ये हट गया है। नहीं, पर जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, संजय चड्ढा, देखिए विक्रम सिंह जो अपना पक्ष रख रहे हैं कि जो जानकारियां मिली हैं पुलिस अधिकारियों को, ये मामला सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं है, तार लंबे हैं और बहुत से आतंकवादी संगठनों से लेकर देश विरोधी ताकतों से वो जुड़े हुए हैं। तो सरकार इसमें या कानून भी रियायत या रहम क्यों करे? नहीं, देखिए जहां पे ये इसीलिए तो ये कानून बनाए गए हैं, जहां पे इस तरीके की पाया जाता है कि व्यक्ति के तार जुड़े हुए हैं, आतंकवादी एक्टिविटीज में लिप्त है, उसका पिछला आचरण जैसा कि अभी बताया जा रहा था, वो देखना, और उस वक्त के क्या सर्कमस्टांसेस थे वो सब भी निर्धारित किए जाते हैं। और इन सब का निर्धारण करते वक्त, इस सब को देखते हुए, जैसा कि अभी यशवर्धन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, यूपीए और सेडिशन लॉ का लगना बिल्कुल गलत था इसमें। और क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वो ये थी कि आप वहीं पे सख्ती करते, 144 लगा के उन लोगों को रोक लेते, प्रिवेंटिव डिटेंशन करते 4 दिन के बाद उनको, बल्कि पुलिस तो रेगुलर प्रैक्टिस में क्या है, उठा के उनको केरल पहुंचवा भी सकती थी, ये भी होता हमने देखा है। आप पूछिए विक्रम जी से, बताएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये आलोक वत्स, पीड़ित को इंसाफ दिलाना जुर्म कैसे, यानी कि उस मुहिम में जुड़ जाना, ये जुर्म कैसे हो गया? और विरोध क्यों बन जाता है देशद्रोह?
अब बात बात पर किसी को भी देशद्रोही बता दिया जाता है और जेल में ठूस दिया जाता है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से आलोक वत्स, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, two of the finest police officers the country has had, यशोवर्धन आजाद, और उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया है इस खास मामले में, वहां के डीजीपी रह चुके विक्रम सिंह, वरिष्ठ वकील संजय चड्डा और मेरे सहयोगी और हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ प्रभाकर मिश्रा। इन तमाम जो ये अहम फैसले आए इनको ये लगातार कवर करते हैं। तो विक्रम सिंह, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा कि भाई इंसाफ दिलाना जुर्म कैसे हो गया है, पर आजकल इंसाफ दिलाने की हिस्सेदारी करो तो खाते में जेल आ जाती है और ये खेल लंबा होता जा रहा है। विक्रम सिंह, आपसे था सवाल। हाँ संदीप जी, मैं जरा चिंतन कर रहा था इसलिए प्रत्युत्तर में थोड़ा विलंब हुआ। आपके प्रारंभिक संबोधन में कुछ ऐसा आभास हुआ कि कदाचित पुलिस ने सब काम रंजिशन किया और पुलिस ने प्रतिशोध की भावना से सारी कार्रवाइयां की हैं। वास्तविकता यह है कि अगर दिल्ली के दंगों में देखें तो जिन दो बच्चियों का नाम आपने लिया था, इन्होंने दिल्ली पुलिस पर आक्रमण करने और किस प्रकार से उनकी हत्या किए जाने की बातें थी, ये व्यक्तिगत रूप से तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने मुझको अवगत कराया था। इसके अलावा ये तमाम बातें हैं जो कि सामान्य संज्ञान में नहीं है। ये हम समझ ले पुलिस कोई काम रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अनुसार कार्य करती है। इन कप्पन महोदय को केरला से यहां तक आना ये अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। अपने कार में आंदोलन, आप पत्रकारिता कीजिए, आंदोलन कीजिए, लेकिन वहां जाकर के जातीयता का छौंक लगा के, तड़का लगा करके आप स्थिति को बद से बदतर बनाएं और आग में घी दें, यह अस्वाभाविक है। पीएफआई, आपने बिल्कुल सही कहा, देश के स्तर पे प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन झारखंड में प्रतिबंधित है और पीएफआई की गतिविधियों पर प्रकाश डाल करके आपका और विद्वान पैलेस का समय बर्बाद नहीं करूंगा। और उनके द्वारा विगत 90 दिन में क्या क्या किया गया है, मुझसे बेहतर संदीप जी आप जानते हैं। अब एक पुलिस अधिकारी होने के नाते एक व्यक्ति केरला से यहां तक आता है, पीएफआई से संबंध उसका प्रमाणित होता है, उसके पास ऐसे पोस्टर है जिससे जातीयता का पुट लग रहा है। मैं समझता हूं कि जो पुलिस ने किया उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ध्यान रहे, कप्पन दोष मुक्त नहीं हुए हैं, अभी केवल जमानत मिली है। जब दोष मुक्त हो जाएंगे तब आप ये कह दीजिएगा कि विक्रम सिंह आपका कुतर्क है, तर्क नहीं है। लेकिन कप्पन को कोई रिलीफ मथुरा कोर्ट से नहीं मिली, कप्पन को कोई रिलीफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से नहीं मिली, कप्पन को कोई रिलीफ लगभग 2 वर्ष तक नहीं मिली। तो क्या यह मान ले कि जुडिशरी के जो स्तर थे उन्होंने अनदेखी किया है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन निर्भया का केस, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। निर्भया के केस में पूरा देश एक था, किसी ने जातीयता नहीं फैलाई, राजनीतिक दलों का बिल्कुल कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि एक बच्ची थी, वो भारत की बच्ची थी और उसके लिए पूरा एक दिन। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अधिकार दिलाने के लिए कोई जाता है, बात उठाता है, उसका संवैधानिक अधिकार मैं है। अब 2 चीजें यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा विक्रम सिंह। आपकी बात वाजिब लगती है कि केरल से क्यों आएगा कोई हाथरस इंसाफ दिलाने। जयप्रकाश नारायण चले थे, संपूर्ण क्रांति का नारा देकर निकले बिहार से, नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात से, दिल्ली में जाकर वो पहुंच गया। किसान आंदोलन होता है, कहां कहां से किसान आए, वो दिल्ली आए। मंडल कमीशन, और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, यूनिवर्सिटीज में कितना हंगामा हुआ, आर पार भी हुई। कितने लोगों को 23-23 महीने इस तरह से जेल में डाल दिया गया कि नहीं ये अस्वाभाविक है। मैं देश का नागरिक हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। मुझे पीड़ा होती है अगर कि पूर्वोत्तर में हमारे भाइयों के साथ क्या हो रहा है, अगर मैं वहां जाकर काम करूं या मैं वहां जाकर इंसाफ दिलाने की कोशिश करूं, तो ये सवाल कितना जायज हो जाता है कि अरे भाई आप नोएडा के रहने वाले वहां क्या कर रहे हैं। संदीप जी, पहली बात, कप्पन और विनोबा भावे में कोई भी चीज का तारतम्य या कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, कप्पन साहब इसके पहले कहां कहां गए थे, इसके मूवमेंट, इसके बारे में भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। ये क्या है, ऐसी कौन से नूर हाथरस में उस वक्त लगे थे? मैं जानता हूं हाथरस में बहुत त्रुटियां हुई थी विवेचना में, हाथरस में बहुत, इसके मैं आपके शो में भी आकर के मैंने बहुत आलोचना की थी।
लेकिन एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते जिसको कहते हैं आई डोंट लाइक योर फेस, मैं जानता हूं, मैं नेशनल टीवी पे हूं, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं। शक्ल पसंद क्यों नहीं है? केरला से यहां तक आना अननेचुरल है। आपने इसके पहले कितने आंदोलन में भाग लिया है? संतोषजनक जवाब नहीं। आपकी गाड़ी में आंदोलन करने के लिए और इंफ्लेमेटरी बैनर्स और पोस्टर्स है। नंबर 4, इसमें इंफ्लेमेटरी क्या है? अगर यह बताया जाए 19 साल की लड़की के साथ किस तरह से दुष्कर्म किया गया, सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत होती है, रात 2:30 बजे उनके माता पिता ने शुरू में अनुमति नहीं दी, जोर जबरन अनुमति लेकर 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर देना, जो हिंदू रीति रिवाजों से बिल्कुल जुदा है, वो कितना जायज था? संदीप जी, मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन आप पत्रकार थे या आंदोलनकारी? कहते पहले तो ये निर्णय कर लें, आप पत्रकारिता करने गए थे या वहां आंदोलन? कौन से कानून में लिखा है आंदोलनकारी कौन होता है? ये आंदोलन जीवी आजकल शब्द है, आंदोलन जीवी, ये तो मेरा हक है विक्रम सिंह। संदीप जी, मुझे इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं लग रहे कप्पन साहब के। इन्होंने मुझे इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं लगा, और मैं अगर एसएसपी उस वक्त हाथरस का होता तो मैं वही करता जो पुलिस ने किया है। मैं उसमें कोई त्रुटि नहीं, और अगर जरा सी भी कोई त्रुटि होती तो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्चर भी पास करती और पुलिस की कार्रवाई के ऊपर एक टिप्पणी भी करती, जो कि नहीं हुई। जब दोषमुक्त हो जाए कप्पन साहब, तब आप कह सकते हैं पुलिस का निर्णय त्रुटिपूर्ण था। अभी केवल जमानत मिली है, और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। ये सिर्फ कप्पन की बात नहीं है, पर विक्रम सिंह, यहां पर दिशा रवि की बात हो, नताशा नरवाल की बात हो, विनोद दुआ का मामला हो, आप जरा यशोवर्धन साहब से पूछिएगा। कुछ चीजें मैं समझता हूं सार्वजनिक, लेकिन मुझे मालूम है कि जिनका आपने नरवाल का, ये 2 लड़कियों का नाम लिया है, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की हत्या कैसे की जाए, ऐसा टूल किट इन्होंने बनाने की कोशिश की थी। और मैं बता दूं, जिस विभाग जो मुझे तनख्वाह देता है, उसके ऊपर अगर किसी ने आंख उठा के देखा, और मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास प्रमाण है, तो जितनी मेरा शक्ति और सामर्थ्य है उनको निष्क्रिय करने के लिए मैं बिल्कुल प्रयोग करूंगा। यही यहां मेन सवाल आता है यशोवर्धन आजाद। मैंने इसलिए वो लक्ष्मण रेखा शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं, जो मेरा हक है, संवैधानिक हक है। पुलिस के पास वो ताकत है, और कानून में भी इतने ग्रे एरियाज हैं कि लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, डिस्टर्ब पीस। तो निर्भया के मामले में दिल्ली में दंगा भड़क सकता था, सभी को जेल में डाला जा सकता था फिर तो। देखिए संदीप जी, सबसे पहले मैं, जहां दिल्ली की बात है, ये सही है जैसा हमारे सीनियर विक्रम सिंह जी ने कहा कि पुलिस के पास कुछ ऐसी बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन अभी मैं हाथरस के बारे में सिर्फ बात करूंगा, और हाथरस के बारे में मेरी राय ये है, सबसे पहले ये सही है कि कप्पन के लिंक्स पीएफआई से पाए गए थे। ये सही है कि पिछले 90 दिनों में कप्पन की हरकतें रही हैं। लेकिन जहां तक हाथरस का सवाल उठता है, कप्पन आए, उनके साथ 3 पीएफआई के मेंबर्स थे, यह भी सही है। लेकिन वो जो लिटरेचर था, वो इन्फ्लेमेटरी लिटरेचर नहीं कहा जा सकता है, वो एक आंदोलनकारी का लिटरेचर जरूर कहा जाएगा, जिसका कि हक किसी भी प्रजातंत्र प्रणाली में हर किसी व्यक्ति को है। नंबर 2, ये भी सही है कि कप्पन के आने से और उनके 3 साथियों के आने से एक लॉ एंड ऑर्डर की आशंका बन सकती थी। तो इसलिए यह भी आवश्यक था कि कलेक्टर हो या एसपी हो 144 लगा के उनको उस एरिया से बाहर रखें, बल्कि प्रिवेंटिव कस्टडी में भी अगर रखें, मुझे भी उसकी कोई आपत्ति नहीं। 23 महीने तक जमानत ना मिलना, यह सामान्य प्रक्रिया है कानून की। कप्पन को यूएपीए में बंद करना गलत था, चाहे वो मेंबर भी रहे हैं वो पीएफआई के, उनको 124A सेडिशन में करना गलत था। और इसलिए यही मैं कहता हूं कि पुलिस वाले थोड़ी सी चूक कर जाते हैं, जहां पर कि एक चीज आपको इमीडिएट लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट है, जो कि उस केस में बिल्कुल था, तो उन्हें तत्काल 144, 151 में गिरफ्तारी वो कर सकते थे। लेकिन 3 दिन के बाद जब ऐसी संभावना कोई नहीं थी, तो उनको तत्काल एसडीएम के द्वारा आप यूएपीए के सेक्शन 15, 17 और 18 की बात कर रहे हैं। अदालत की ऑब्जर्वेशन मैं दर्शकों के सामने पेश कर रहा हूं। अदालत ने क्या कहा था? दिल्ली हाई कोर्ट ने, द राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट आउटलॉड एंड कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ टेररिस्ट एक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द यूपीए।
unless of course the ingredients of the offenses under वगैरह 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 are clearly discernible from the factual allegations contained in the charge sheet. देखिए, जहां तक यूपीए और सेडिशन का सवाल है, इसके बारे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बोल चुका आप हूं कि आशंकाओं पर यह सवाल कई अदालतों ने उठाए यशोवर्धन आजाद कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, आप कहें जी मुझे आशंका थी ये तो गड़बड़ झाला हो जाएगा, मामला आक्रामक हो सकता है, तो किसी भी विरोध का आप दमन कर सकते हैं। सवाल तो फिर अन्ना हजारे से भी पूछे जा सकते थे या बाबा रामदेव से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं जी, देश विरोधी ताकत है। उस टाइम जो पैम्फलेट्स बांटे जा रहे थे उसे देश विरोध देश नहीं मान रहा था, उसे बदलाव की हवा बताया जा रहा था। नहीं, देखिए, सवाल ये है कि ये वहां पे जो एसपी हैं या कलेक्टर हैं उनके विवेक पर ये बनता है कि अगर ऐसी आशंका किसी जिले में लॉ एंड ऑर्डर के संभावना की होती है तो वो तत्काल प्रिवेंटिव एक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी धाराओं का प्रयोग जैसे कि टेररिस्ट के लिए जो यूज किया जाता है यूआपा या सेडिशन एक्ट, ये एक मजाक है, ये एक मखौल है। और इसलिए मैं समझता हूं, मुझे आश्चर्य ये है कि मान लीजिए अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया भी और वो भी अपने कॉशन के तरीके से, तो फिर वहां के कोर्ट से पता नहीं क्यों नहीं उन्हें ये दिया और हाई कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रहे हैं वो शायद हाई कोर्ट को भी कहना चाहिए था। इसलिए हमें अपने न्यायपालिका की ओर भी जरा देखना चाहिए कि ऐसे क्यों निर्णय हो रहे हैं। उनको भी ये जो छोटी छोटी कॉमन सेंस की बात है शायद समझ में आनी चाहिए, या नहीं तो उनके पास कुछ ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है जिसके आधार पर उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो एक बड़ी स्पष्ट बात कही है, इसमें क्या प्रोवोकेटिव मटेरियल है हमें बता दें, और कौन सी ऐसी चीज है जो कि सामान्यतः एक आंदोलनकारी इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सेडिशन लगाना और यूआपा लगाना वो थोड़ी अतिशयोक्ति थी। संजय चड्ढा, मुझे ये बताइए, जो यशोवर्धन आजाद कह रहे हैं, एक्चुअली वो क्या कह रहे हैं? वो आईना दिखा रहे हैं न्यायपालिका को भी, दैट दे शुड वॉक द टॉक। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले में जमानत दे देता है, और ये बात सही है, अभी आरोप मुक्त नहीं हुआ है सिद्दीक कप्पन, अभी सिर्फ जमानत मिली है, लेकिन वो जमानत 23 महीने बाद मिलती है। निचली अदालतों से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक जमानत नहीं दी जाती है। तो अदालतें भी, फैक्ट्स वही हैं मामले के, और अलग अलग फैसले क्यों आते हैं? अदालतों को भी न्यायपालिका को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा क्या? देखिए, इस मामले में अगर मैं बात करूं कप्पन के मामले में, तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो प्रोसिक्यूशन है वो ये नहीं पेश कर पाई कि क्या ये जो मटेरियल, सब्सटैंशिएटिंग मटेरियल पेश किया गया है, क्या ये किसी भी तरीके से यूएपीए को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या जो बातें उसमें लिखी हुई हैं वो एक आंदोलन जीवी जैसा आपने शब्द कहा उसके नहीं है चीजें। ये क्या पिक्चर हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई, ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। और अगर यही नॉर्मल कागज पेश किए गए थे तो यहां पे निश्चित तौर पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये कोताही हुई है, ये कमी हुई है। आपके मैं कार्यक्रम में एक बार पहले भी हमने बेल एक्ट के बारे में बात की थी, और मैंने ये कहा था कि बेल क्योंकि हमारे देश में एक डिस्क्रिशनरी पावर है जजेस की, तो क्यों नहीं एक उसके ऊपर कानून की व्यवस्था बन जाए? क्यों नहीं एक, जैसे हम यूके है जहां से हम कॉमन लॉ लेते हैं, सारा हमारा लॉ वहीं से डिराइव्ड है, क्यों नहीं हम लोग ऑल्सो, वहां पे 100 साल से संदीप जी बेल एक्ट है, क्यों नहीं हम लोग एक बेल एक्ट बना लेते? खैर वो सवाल यहाँ पे है नहीं, बट एक बहुत अहम पहलू, नहीं, वो सवाल जुड़ता है क्योंकि ये देशद्रोह का कानून गोरे ही छोड़कर चले गए और उन्होंने अपने देश में ये कानून निरस्त कर दिया। हमारे यहाँ अभी भी माथापच्ची चल रही है। ये लक्ष्मण रेखा का खेल तो देशद्रोह से जुड़ता है ना जी। देशद्रोह का कानून लग गया, सेडिशन लग गई या यूएपीए लग गया और आपको जेल में डाल दिया गया। आपने जो कार्यक्रम अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा था वो बड़ा स्पष्ट था। देखिए कितने आपने आईटी एक्ट की 66A धारा के विषय में बताया, सेडिशन लॉ के। आपको एक बात बताना चाहूंगा, बड़ा स्तब्ध रह गया था जब ये मुझे पता चली थी, मैं वहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया कि ये जो सेडिशन के कानून में
जो केदारनाथ 1962 का जजमेंट है उसमें यह मेंशन किया गया है कि पब्लिक डिसऑर्डर हो, कोई पब्लिक वायलेंस हो, ये चीज है, तो कानून में क्यों नहीं लिखा गया? कानून में अभी भी वो 4 इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन है। तो मालूम है क्या जवाब आया था? कि वो एक ऊपर एक हाइफन लगा के नीचे लिखा गया है, उसको पढ़ नहीं पाते हैं। यही बिल्कुल सेम चीज 66A में भी कही गई थी कि कानून की व्यवस्था तो है कि ये वही चीज हट गया है, ये सेक्शन अब हट गया है, लेकिन कानून की किताबों में अभी भी लिखा है, नीचे हमने लिख दिया है कि ये हट गया है। नहीं, पर जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, संजय चड्ढा, देखिए विक्रम सिंह जो अपना पक्ष रख रहे हैं कि जो जानकारियां मिली हैं पुलिस अधिकारियों को, यह मामला सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं है, तार लंबे हैं और बहुत से आतंकवादी संगठनों से लेकर देश विरोधी ताकतों से वो जुड़े हुए हैं, तो सरकार इसमें या कानून भी रियायत या रहम क्यों करे? नहीं, देखिए, जहां पे ये इसीलिए तो ये कानून बनाए गए हैं, जहां पे इस तरीके की पाया जाता है कि व्यक्ति के तार जुड़े हुए हैं, आतंकवादी एक्टिविटीज में लिप्त है, उसका पिछला आचरण, जैसा कि अभी बताया जा रहा था, वो देखना और उस वक्त के क्या सरकमस्टांसेस थे, वो सब भी निर्धारित किए जाते हैं। और इन सब का निर्धारण करते वक्त, इस सब को देखते हुए, जैसा कि अभी यशवर्धन जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, यूपीए और सेडिशन लॉ का लगना बिल्कुल गलत था इसमें। और क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, वो ये थी कि आप वहीं पे सख्ती करते, 144 लगा के उन लोगों को रोक लेते, प्रिवेंटिव डिटेंशन करते 4 दिन के बाद उनको, बल्कि पुलिस तो रेगुलर प्रैक्टिस में क्या है, उठा के उनको केरल पहुंचवा भी सकती थी, ये भी होता, हमने देखा है। आप पूछिए विक्रम जी से, बताएंगे। तो मेरा मानना यह है कि ये आलोक वत्स, विरोध आजकल देशद्रोह के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, या मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं? देखिए संदीप जी, यहाँ पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जिनको सारी नॉलेज है, कौन कौन से लॉ कब किस तरीके से। उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ, मामला थोड़ा कानूनी पेचीदा में ज्यादा फंसता नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज जो यशवर्धन जी ने कहा कि अगर वहां के अधिकारी को, चाहे डीएम हो चाहे एसएसपी हो, उसको यह शक हो कि इस आदमी के गतिविधि से यहाँ कुछ डरावना हो सकता है, तो उनको अधिकार है कि उसको वो कस्टडी में ले ले और अपने हिसाब से जो वो सोचते हैं वो चीजें उन पर लागू करते हैं। वो दिल्ली ध्यान है सीए के जो प्रोटेस्ट जिसमें दिशा रवि को, एक मिनट आलोक भाई, आलोक भाई, जिसमें दिशा रवि को जेल में डाला गया, वो पूर्वी दिल्ली में ध्यान है, डीसीपी के सामने ही कपिल मिश्रा नाम का एक नेता है बीजेपी का, धमकी दे रहा है ऑन रिकॉर्ड। डीसीपी की अंतरात्मा नहीं जागी, ना कोई कानून याद आया। यह कानून का इस्तेमाल सुविधा अनुसार हो रहा है क्या? सवाल यहां पर यह आ रहा है। संदीप जी, हर ऑफिसर का अपना तेवर होता है। कोई आदमी गाली खा के चुप रह जाता है, कोई थोड़ा भी बर्दाश्त करने को, और वहां दंगा भड़काने की, लोगों को आक्रोशित करने की सामने कोशिश हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दूसरी चीज देखिए कि न लोअर कोर्ट ने, न हाई कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है, इंटरिम बेल पर छोड़ा है, और लगातार उनकी हाजिरी भी देनी पड़ेगी उनको 6 वीक। तो देश के गृह राज्य मंत्री 3 अक्टूबर को, अब 2 साल पहले की बात हो रही है, जब 4 किसानों को रौंदा गया, उससे 1 हफ्ता पहले सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर 2 मिनट में समझा दूंगा, जानते नहीं हो मैं कौन हूं, उसमें भी वो स्वभाव शायद आड़े आ गया पुलिस ऑफिसरों का, और कानून भी शायद वो भूल गए। मैंने आपसे क्या कहा कि हर पुलिस ऑफिसर एक जैसा नहीं होता है। कानून तो अंधा होता है, कानून सबके लिए बराबर है। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। अगर बराबर नहीं होता तो उनका बेटा जेल में क्यों सड़ रहा होता? बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, अभी गृह राज्य मंत्री की बात कर रहा हूं। गृह राज्य मंत्री ने 2 मिनट में समझा दूं, उसके वो अपने मायने लगा के बोलते होंगे। तो वही ये मायने उन्होंने जो बोला दूसरा आदमी कह दे तो ये मायने हो जाएंगे देशद्रोह, और यहां मायने हो जाएंगे कि अरे वो तो चुटकी ले रहे थे। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं।
संदीप जी, यही तो लोकतंत्र की गरिमा है कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से जो चाहे वो उसको कर ले। मतलब सरकार अपने हिसाब से, यही खूबी है, यही खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की, कानून को अपने हिसाब से मोल्ड किया जा सकता है। यहाँ पुलिस इन्वॉल्व है और जुडिशियरी इन्वॉल्व है, तो यहाँ सरकार का क्या लेना देना है? सरकार कौन से रोल में आ रही है इसमें? ये सरकार तो का कोई लेना देना नहीं है। अभी ठीक है सुप्रिया श्रीनेत, अभी सरकार का कोई लेना देना नहीं, न्यायिक प्रक्रिया है भाई। निचली अदालत में गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत दी है, वो भी जमानत दी है, आरोप मुक्त नहीं किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और जो लक्ष्मण रेखा लागेगा उस पर यूएपीए हो या देशद्रोह है वो मामले लगेंगे। मैं सर्वप्रथम तो ये बोल दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जब सुनती हूं तो ये आभास जरूर होता है कि नैतिक दिवालियापन और दरिद्रता पूरी पार्टी में भरी हुई है। सरकार का क्या लेना देना है? अरे सरकार का ये लेना देना है कि जिसने उकसाया, जिसने नरसंहार के एक दिन पहले अंगूठा नीचे करके दिखाया, वो आज भी देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। उसने धमकाया था नरसंहार हो जाने के बावजूद भी, और अपने लड़के को झूठ बोल के डिफेंड कर रहा था कि वो दंगल में थे। वो तो पुलिस के टावर से जब पता चला कि वो लड़का वहीं पर था जहां नरसंहार हुआ, लेकिन उस बारे में चर्चा नहीं है, चर्चा हाथरस के बारे में है। और मैं दो चीजें यहां पर पहले बोलना चाहती हूं सिद्दीक कप्पन पर बोलने से पहले। हाथरस की पीड़िता को 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल जलाकर उसके मां बाप के लाख विरोध के बावजूद जला दिया गया। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा करने से पहले उसका बलात्कार हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जबान तक काट दी गई थी। और आपको पता है इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सूचना सलाहकारों की मंडली ने, भाजपा के बददिमाग प्रवक्ताओं ने और सबसे ज्यादा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा रेप हुआ ही नहीं है। वो भूल गए कि धारा सेक्शन 375 हैज बीन अमेंडेड निर्भया केस के बाद। उन्होंने कहा रेप हुआ नहीं है क्योंकि सीवन नहीं मिला है, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। वो शायद ये भूल गए कि रेप की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ 1994 क्लियरली स्टेट करता है कि अगर सीमन या पीनस पेनिट्रेशन ना हो तब भी रेप स्टैब्लिश होगा। वो चेंज हो चुका था। मैं जानना चाहती हूं जब सीबीआई की चार्जशीट आई और उस चार्जशीट में रेप लिखा गया तो कितने लोगों को बर्खास्त किया गया? किस प्रवक्ता को निकाला भारतीय जनता पार्टी में? किस सूचना सलाहकार को बाहर फेंक दिया गया? आज भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं। पर यही सरकारों का शगल है क्या? बात करनी जरूरी है। पहली सुप्रिया, ये क्या सरकारों की फितरत है? ये बीजेपी की बात नहीं है। सरकार कहीं भी हो, ममता बनर्जी कोई आपत्तिजनक ट्वीट लगे, जिस पर भी आपत्ति हो जाए तो लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, जेल में ठूस दिया जाता है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, वो भी यही कर रही थी। मैं अभी 1975 की इमरजेंसी का तो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। नहीं, उस वक्त क्या किया गया? ये सरकारों का शगल है क्या? हमसे सवाल पूछोगे जेल में डाल देंगे। संदीप जी, अगर आपको लगता है, नो संदीप जी, अगर आपको लगता है कि हाथरस जैसे विभत्स कांड का कंपैरिजन आप किसी भी और चीज से कर सकते हैं तो मुझे लगता है वो गलत है। और मैंने अभी और बहुत बातें नहीं बोलनी है, वो बहुत बातें बोलनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने, यूपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय एफिडेविट दिया था, आपको याद होगा। और वो एफिडेविट ऐसा बेहुदा और बचकाना था कि उसमें से उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर के डॉक्यूमेंट से उठाकर 3 पन्ने चिपका दिए थे, जिसमें लिखा था सैन डिएगो, जिसमें लिखा था फीनिक्स, जिसमें लिखा था लॉरल लीव्स उबालकर उसकी भाप लीजिए, जिसमें लगा था अगर कोई दिखे तो वहां पर स्विमिंग गॉगल्स पहन लीजिए। सीधा का सीधा ब्लैक लाइव्स के डॉक्यूमेंट से उठाकर ये बात कल सुप्रीम कोर्ट में भी आई और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये यहां का है ही नहीं, ये तो फॉरेन लैंड का है, तो इसको इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है? ये बातें आई कल अदालत के सामने। एग्जैक्टली। और ये एफिडेविट उत्तर प्रदेश की सरकार का था। ये किस तरह की बात कर रहे हैं यहां पर लोग आकर?
मुझे ऐसा लगता है सब कुछ भूल जाइए। एक लड़की के साथ विभत्स रेप हुआ, इस देश का कलेक्टिव कॉन्शियंस वाज इरोडेड, और अगर कोई वहां जाकर रिपोर्टिंग करना चाहता था उसको 700 देखिए सिर्फ हाथरस की बात नहीं है, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। तक नहीं पूछी, आप खुद एक और महिला यहाँ पर हैं, बोला जा रहा है, सुप्रिया, एक देखिए, मिनट, नहीं, और एक यहां मिनट। पर बोला जा रहा है ट्रायल शुरू हो जाएगा। एक मिनट सुनिए, यहां मामला दिशा रवि का भी है, नताशा नरवाल का भी है, विनोद दुआ का भी है, मोहम्मद जुबेर का भी है, अनगिनत ऐसे केसेस हैं। यहां पर केस उस पत्रकार का भी है जो मिड डे मील स्कीम में रोटी और नमक देने की खबर जब छापता है तो उसे जेल में ठूस दिया जाता है। तो जो चीज नागवार गुजरे, जो विरोध, अरे भाई ये विरोध कैसे करने लगे, विरोध जेल में तब्दील क्यों हो रहा है, सवाल यहां पर बड़ा ये है। नहीं, मैं एक बात इस पर बता देना चाहती हूं, पवन जायसवाल जी की आत्मा को शांति मिले, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी खिलाया जा रहा था, उनको जेल में ठूस दिया गया था। कोरोना काल में देवरिया के अस्पताल में एक छोटी सी बच्ची से पोछा लगवाया जा रहा था, उसकी मां एडमिट थी, जिस पत्रकार ने इसको रिपोर्ट किया उसको जेल में ठूस दिया गया। सुप्रिया शर्मा जो कि काम करती है स्क्रॉल में, उन्होंने एक स्टोरी करी कि मुसहर वाराणसी के क्षेत्र में आज भी घास खा रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला। यहां तक कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की सरकार में पीपी किट का जिसने घोटाला उजागर किया उस पत्रकार के खिलाफ केस हुआ, उसको जेल दे दी गई, लेकिन जिसने घोटाला किया महानिदेशक ने, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। दिक्कत की बात यह है कि क्या पत्रकार इजी टारगेट बन चुके हैं, और क्यों द माइटी इंडियन स्टेट 21 साल की दिशा रवि जैसी लड़की जो क्लाइमेट वॉरियर है उससे डरती है। ये क्या हो रहा है, और ये सरकारें मुंह की खाती है कोर्ट में क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। और मुझे आज दुख है इस बात का कि लोग बदलती राजनीतिक हवा के चलते आज अपना मत बदल रहे हैं। मुझे दुख है कि विक्रम सिंह जी जैसे ऑफिसर जिनकी मैं इज्जत करती हूं, आज यहां पर आकर डेमोक्रेसी का दमन हो रहा है और उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे आपने सीधा विक्रम सिंह को एड्रेस किया है, इट्स ओनली प्रॉपर ऑन माय पार्ट। विक्रम सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं सुप्रिया जी का बड़ा सम्मान करता हूं और उनके सम्मान के साथ पुनः बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि पुलिसिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आज भी आपके साथ कई मैं एपिसोड में रहा हाथरस की, मैं निंदा करता हूं उस पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पूरी प्रक्रिया की, धारा 166 AIPC न लगने की विवेचकों के खिलाफ, और उसका जो अंतिम संस्कार तथा कथित हुआ था उसकी जितनी भी भर्त्सना और निंदा की जाए वो कम होगी, वो एक विषय है। लेकिन कप्पन ऐसे लोग अगर आए उसके बारे में हम राजनीति सोचें और राजनीतिक समीकरण देखें, ये मेरे मिजाज और मेरे DNA में नहीं है। नहीं, अगर किसी ने देखिए आप हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं, आपका जो व्यू पॉइंट है आप उसे रखिए, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। पर मेरा सवाल यह है विक्रम सिंह, लार्जेस्ट क्वेश्चन ये है, क्या विरोध देश में देशद्रोह में बदलता जा रहा है कि विरोध किया देशद्रोही की नजर से निगाह से पुलिस देखने लगी है? विरोध करिए, शांतिपूर्ण है, और अगर हमारी इंटेलिजेंस कहती है कि यह विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, इसके और जड़ें विध्वंसात्मक नहीं है, सकारात्मक हैं, बिल्कुल बाय ऑल मीन्स हम उस तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर हमारी इंटेलिजेंस कह रही कि इनके जड़ें PFI तक जा रही हैं, इनके इरादे नेक नहीं है, ये जातीयता का दंगा भड़काएंगे, तो ये मान के चलिए, मैं फिर कह रहा हूं, जितनी ताकत और सामर्थ्य शासन प्रशासन देता है उसका सदुपयोग होना ही चाहिए जनहित में। सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग भी हो रहा है? अब कप्पन के केस में सरासर सदुपयोग हो रहा है। बाकी मामलों में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो 2 लड़कियों का नाम आपने दिल्ली में बताया था उनके मामले में भी सदुपयोग हुआ था, और जो एक लड़की और थी जिसका कि टूलकिट के बारे में मैं सहमत हूं, उसके साथ इंटेलिजेंस की ये खबरें जो आती हैं विक्रम सिंह, वो कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर पाती है सरकारें? इंटेलिजेंस की हर चीज का प्रूफ नहीं होता ना डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह पूछा था कि तो ये तो बड़ा कन्वीनियंट प्लॉय हो जाएगा कि हाँ हमारे पास जानकारी तो है, साबित नहीं कर पाएंगे, पर आदमी जेल में पड़ा रहे, सड़ता रहे। लेकिन 2+2=4 अगर एंड प्रोडक्ट प्रूव हो रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस का ये इनपुट है और एंड प्रोडक्ट प्रूव कर रहा है, कप्पन साहब केरला से चले हाँ या ना, कप्पन साहब PFI से मिले थे कि नहीं हाँ या ना, कप्पन साहब की जो है क्या इसके पहले कितने एजिटेशन में भाग लिया था हाँ या ना, कप्पन साहब के पास 45,000 रुपए आए हाँ या ना, आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। आंदोलन डर्टी वर्ड बन गया है विक्रम ना, सिंह? बिल्कुल नहीं। आंदोलन इज द लाइफ फोर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। आंदोलन बिल्कुल डर्टी वर्ड नहीं, हमारा लाइफ फोर्स है।
ठीक है, ये मान के चलिए एक काउंटर दे रही हैं सुप्रिया, प्लीज कीप इट शॉर्ट। मेरे सहयोगी अभी मैंने उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा है, कोर्ट में ये मौजूद रहते हैं इन सब मामलों में। आई जस्ट हैव वन थिंग टू से, अगर सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में यह सुपरविजन ना हो रहा होता लखीमपुर नरसंहार, तो उस मंत्री का बेटा आज खुला और आजाद घूम रहा होता, उसको तो बेल मिल गई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करके उसको दोबारा भेजा। ये सत्ता का नशा और दुरुपयोग ये है, सदुपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। जो माइटी इंडियन स्टेट 21 साल की एक लड़की को जेल में डालती है, वो क्या लोकतंत्र की बात करेगी? उसकी खोल के भर्त्सना करनी चाहिए, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और क्या मैं एक बात यहां पे कह सकती हूं, क्या यहां पे सिद्दीक कप्पन को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि उसका नाम सिद्दीक कप्पन है और दिशा रवि पर चुप रहा जा रहा है? यह सवाल का जवाब भी आज हिंदुस्तान को देना होगा। प्रभाकर, आपने तमाम इन मामलों को कवर किया है। कानून सब जानते हैं, हमारी अदालतें निचली हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, फैसले इतने अलग अलग क्यों होते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये बातें एक नहीं हजारों केसेस में कहा गया है कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें दी गई है, विरोध करना आपका हक है, उस बात पर जेल में नहीं ठूसा जा सकता है, पर वो चल भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट की भी अंतरात्मा इक्का दुक्का मामले में जागती दिखती है। इस मामले ये तो सबके संज्ञान में है ना, मालूम तो है ही, विरोध आजकल देशद्रोह में बदल रहा है, बदला जा रहा है। इसी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन के मामले में जब फैसला सुनाया, जब आदेश दिया, तो उसमें निर्भया वाले आंदोलन का जिक्र किया कि अगर आपको याद हो कि निर्भया वाले आंदोलन में भी लोग सड़कों पर आए, और जब लोग सड़कों पर आए तो सरकार को रेप कानून में बदलाव करना पड़ा। तो ये बताया गया कि ये आंदोलन की और इसकी जरूरत क्यों होती है। दूसरी बात एक और, किसी हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि पत्रकार आंदोलनकारी नहीं हो सकता। संदीप, मुझे याद है, मैं भी निर्भया में था, मामले में था। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर यह भेद मिट जाता है कि कौन पत्रकार है, कौन पुलिस है, कौन नेता है, कौन पत्रकार भी तो एक नागरिक है। तो निर्भया मामले में तमाम पत्रकार उससे बहुत आहत हुए थे। तीसरी बात महत्वपूर्ण है, यशोवर्धन आजाद जी ने बात कही थी, अब एक टेंडेंसी है कि पकड़ में तो आ गए, छूट कर दिखाओ। मतलब यह कि एक बार गिरफ्तारी हो गई, सिद्दीक कप्पन जा रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई को भी अधिकार है गिरफ्तारी का, पुलिस को अधिकार है, सबको अधिकार है और कानून होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने एक बार आपको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो आप थोड़ा छूट कर दिखाइए, जमानत लेकर दिखाइए, हम इतना मुश्किल कर देंगे कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। और यही वजह होता है कि सामान्य आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद वो सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, उसके बाद यूएपीए लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं कि जमानत आसानी से आंदोलन की आहट सरकारों को परेशान करती है। 1 साल 15 दिन किसान आंदोलन हुआ, आपने उसको लगातार कवर किया। खालिस्तानियों से लेकर नक्सली, देशद्रोही, पाकिस्तानी खालिस्तानियों से फंडिंग आ रही है, न जाने कितने आरोप लगे। अब क्या हुआ उसका? मुझे ये भी पता है, संदीप याद दिलाऊंगा तब तो जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, अगर हम पुलिस की तथाकथित इंटेलिजेंस इनपुट की बात करें तो वहां तो रायता फैला हुआ था, वहां तो सारे खालिस्तानी, बलात्कारी, देश विरोधी ताकतें भरी पड़ी थी। क्या हुआ अब वहां पर? संदीप, इसी मामले में जिक्र कर दूं, कोर्ट के सामने जब सुनवाई हो रही थी किसान आंदोलन की, तो उसमें कहा गया कि फंडिंग हो रही है खालिस्तानियों के द्वारा और उसमें मिलिटेंट्स घुस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि एक हलफनामा दायर कर दीजिए, और संदीप मुझे याद है सरकार की तरफ से कोई हलफनामा नहीं आया था। इसलिए कथनी और करनी में कई चीजें होती हैं। तीन मामले, चाहे वो मोहम्मद जुबैर का मामला हो, तिस्ता का नहीं, मामला मुझे ये बताइए, ये क्या कोर्ट में नहीं पूछा गया? पीएफआई महेश जेठमलानी बड़े वकील हैं, उन्होंने क्लियरली इसे आतंकी संगठन कहा, और आई एम ग्लैड कि विक्रम सिंह ने बताया कि भाई झारखंड में वो प्रतिबंधित है, पूरे देश में प्रतिबंधित है। अगर हर बड़े मामले में पीएफआई से तार जुड़े हुए हैं तो अरे भैया बैन करिए ना, हम आतंकवादी संगठन को क्यों झेल रहे हैं? पीएफआई का नाम लेकर के आप इतने दिन तक किसी को जेल में नहीं रह सकते संदीप, पहली बात। दूसरी बात कि इसीलिए चूंकि वहां पर प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो देना पड़ा और 23 महीने जेल में रहा है। संदीप, यहां पर जो मैं 3 बातें कह रहा हूं, 3 केसेस का जिक्र किया, हमारे दर्शकों को याद होगा, ये 3 जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आते आते समझ में आया कि निचली अदालतें, जो एक नियम है ना, लीगल प्रिंसिपल जो है, डॉक्ट्रिन कि बेल नॉट जेल, वो उसको बदला हुआ है। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट आज के समय में याद करने लगा है। निचली अदालतें, हाँ, निचली अदालतें जो हैं वो भूल गई हैं कि बेल इज रूल
और जेल इज एक्सेप्शन निचली अदालतें भूल गई हैं, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट भूल चुका है कि जेल इज, अब वहां पर जेल इज रूल हो गया है। और पुलिस ने, जांच एजेंसियों ने जो कह दिया उसे अंतिम सत्य मान लिया जाता है। यशोवर्धन आजाद, आखिरी सवाल, जो इंटेलिजेंस इनपुट की बात हो रही है, पुलिस की सारी थियरीज मानी जाएं तो मतलब वो तो आप भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं और पूरे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पुलिस की तो थियरीज वो इतनी मतलब फिल्मों से भी बड़ी फिल्म होती हैं। एनकाउंटर में वो हमेशा सुबह वो भाग रहा होता है, 4 पुलिस वालों को चकमा देकर उसके पैर में ही गोली लगती है, फिर सीने में गोली लगती है। पुलिस की इंटेलिजेंस इनपुट्स को हम कितनी गंभीरता से लें? देखिए, कुछ एनकाउंटर्स गलत भी होते हैं और अधिकांश सही भी होते हैं, और उसी प्रकार अधिकारी भी कुछ एक विशेष वर्ग के होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी पे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, और कुछ दूसरी तरह के होते हैं। लेकिन जहां तक देखिए इंटेलिजेंस का सवाल है, एक बात मैं आप जरूर यहां कहूंगा कि इंटेलिजेंस में जब बातें आती हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, एक पुलिस अधिकारी के लिए एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न रहता है, और सबसे जो अहम बात उसके सामने रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं इमर्ज किया जाए, और इसलिए वो कुछ ऐसे एक्शन लेता है जो हो सकता है कि उसमें थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ही वांट्स टू अर्र ऑन द कॉशियस साइड, इसमें कोई शक। जबकि कानून ये कहता है 99 दोषी भी बरी हो जाएं, एक भी इनोसेंट निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये कानून का फलसफा है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। पूरी दुनिया में जो पुलिस अफसर्स हैं ऑन द सेफ साइड करते हैं। और दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, प्रभाकर जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। देखिए, ऐसा है, ये भी सही है जहां तक कि फंडिंग जो है पीएफआई द्वारा की जाती है। पीएफआई का जो रिकॉर्ड पिछली रिजीम में भी 2014 के पहले भी, अरे बैन कीजिए ना, बैन क्यों नहीं करते सर? सरकारें बैन क्यों नहीं करती? हाँ, ये प्रश्न उनसे भी पूछा गया था और सरकार ये करना चाहती थी। ये भी सही है, ये भी सही है। और पीएफआई के लिंक्स जो हैं इतने गहरे हैं कि इट हैज कम टू नोटिस फॉर द मोस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटी। ये भी सही है। अब सवाल ये है कि जहां खालिस्तानियों का लिंक आता है, जो कि बाद में ये सही हुआ किसान एजिटेशन में, जो 26 जनवरी की बात है, जहां की वो हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स को डिसेबल किया गया, ये सारी बातें सही पाई गई। लेकिन ये भी सही है कि हमारा जो एविडेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो इतना टफ है कि कई बार सरकार उसलिए भी हलफनामे नहीं पेश करती है। कितने चीजें जो इंटेलिजेंस में एंटी नेशनल वाली आती हैं उसको हम सबूत के फॉर्म में नहीं पेश कर सकते। तो सबूत नहीं पेश कर सकते, ये तो कानून का तकाजा है। ये हमारा संविधान हमें ये प्रोटेक्शन देता है कि सिर्फ शक और शुबा पर आप किसी को सालों साल जेल में नहीं ठूस सकते। अगर ऐसा होना लगेगा तो हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, क्या हम पुलिस स्टेट बन जाएंगे? हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, विरोध कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो उसमें लक्ष्मण रेखा में अगर वो किया जा रहा है तो ये तो संवैधानिक हक है। इसमें पुलिस, जांच एजेंसियां कैसे दखल दे सकती हैं और क्यों दे रही हैं? ये बतौर सभ्य समाज हमें सोचना होगा। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उन पर हम सॉफ्ट हो जाएं। सख्त से सख्त सजा दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, पीएफआई अगर आतंकी संगठन है तो बैन क्यों नहीं किया गया है? सरकार किसका इंतजार कर रही है? कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार है? ये लक्ष्मण रेखा सरकारों को भी और आम नागरिक को भी निभानी होगी। इसीलिए भारत को, हमारे वेद में भी, ऋग्वेद में भी, ये भी एक जजमेंट में सामने आया कि हर तरह की बातें सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि हर्बल बाथ सोप, त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। को प्रेजेंटेड बाय कजारिया, इंडियाज नंबर 1